हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ CA भावना हरचंदानी और आज मैं आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है डिमांड। आज हम डिमांड के बारे में बात करेंगे। डिमांड क्या होती है? जैसे आप लोग मार्केट में सुनते हैं नॉर्मली कि विंटर्स में वुलन की डिमांड बढ़ जाती है या समर्स में AC, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज, इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। इसका आप ये मीनिंग निकालते हैं कि समर्स में ये चीज़ें ज़्यादा खरीदने में आती है। यानी डिमांड का रिलेशन कहीं ना कहीं किसके साथ है? क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, तो व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड इज़ अ क्वांटिटी। ठीक है, जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, उसके ऊपर यूज डिस्काउंट अगर ऑफर होता है तो लोग उससे ज़्यादा खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ना। तो हम क्या बोलते हैं मार्केट में कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। या अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो हम उनकी कम क्वांटिटी परचेज करना पसंद करते हैं या कम क्वांटिटी खरीदते हैं, तो इसका मतलब डिमांड कम है, हम ऐसा बोलते हैं। तो डिमांड क्या है? डिमांड सिंपली क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ व्हाट? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। दैट मीन्स क्या क्वांटिटी ही डिमांड है? नहीं, एक क्वांटिटी को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एसेंशियल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं एक प्रोडक्ट खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, जैसे मैं एक लग्जरी कार मेंटेन करना चाहती हूँ, एक लग्जरी कार परचेज करना चाहती हूँ, तो किसी प्रोडक्ट को परचेज करना दैट इज़ योर डिज़ायर, दैट इज़ नॉट डिमांड। आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या आप खरीदना चाहने के साथ साथ उस प्रोडक्ट को खरीदने में केपेबल भी हैं? यानी आपके पास में वो इनफ रिसोर्सेज हैं या नहीं है? तो जो दूसरी चीज़ है वो देखी जाती है, दैट इज़ एबिलिटी। आपके पास में उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट इनफ एबिलिटी, रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन है, वो एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो एक लग्जरी कार खरीदना चाहता है, दैट इज़ हिज डिज़ायर। वो बहुत रिच पर्सन है, उसके पास में एबिलिटी भी है, उसके पास में रिसोर्सेज भी है, वो खरीद सकता है। तो इसका मतलब क्या ये क्वांटिटी उसकी डिमांड है? वो पर्सन एक माइजर पर्सन है, वो एक कंजूस है, वो खरीदना चाहता है, उसके पास में इनफ रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो अपने पैसों को खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या उस पर्सन की क्वांटिटी एक डिमांड क्रिएट कर पाएगी? नहीं क्रिएट कर पाएगी। दैट मीन्स डिज़ायरनेस और एबिलिटी के साथ साथ आपके पास में अपने पैसों को खर्च करने के लिए तैयार होना भी ज़रूरी है। दैट मीन्स विलिंगनेस टू पे होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी डिमांड तभी बन पाती है जब हम उस क्वांटिटी को फर्स्ट खरीदना चाहते हैं। सिर्फ खरीदना चाहते ही नहीं है, खरीदने की हमारे पास में एबिलिटी भी है और साथ साथ हम उस पैसे को खर्च करने के लिए, हम उस चीज़ को खरीदने के लिए, हम हमारे इनकम को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, हम पे करने के लिए क्या है? रेडी हैं। तभी हम उस क्वांटिटी को क्या बोल पाएंगे? डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? डिमांड इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ व्हाट? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing and able to purchase, able to buy at given price and given period of टाइम। ठीक है, दैट मीन्स एक क्वांटिटी को डिमांड बनने में कुछ एसेंशियल कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज आपको उस क्वांटिटी को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने की डिज़ायर होनी चाहिए। सिर्फ डिज़ायर नहीं, आप में उसे खरीदने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास में इनफ रिसोर्सेज भी होने चाहिए और आप उन रिसोर्सेज को पे करने के लिए रेडी भी होने चाहिए। द फोर्थ फैक्टर इज प्राइस।
हम डिमांड को एक प्राइस के साथ रिलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझाया कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं, या प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे कम खरीदना चाहते हैं, हम शायद उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं डिमांड कॉन्सेप्ट को हम किसके साथ रिलेट करते हैं, किसके साथ पढ़ते हैं? प्राइस के साथ और पीरियड ऑफ टाइम के साथ। जैसे समर में एसी कूलर की डिमांड बढ़ना, वीकेंड्स पर मूवी टिकट की डिमांड बढ़ना, तो कहीं ना कहीं ये किसके साथ लिंक करता है? गिवन पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो दीज आर 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड जो क्वांटिटी को क्या बनाते हैं? डिमांड बनाते हैं। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड परचेज एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एंड दीज आर 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं डिमांड के टाइप्स की। डिमांड को अलग अलग बेसिस पर हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो हम इसका फर्स्ट बेस पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। डिमांड के 2 टाइप। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड, एंड द सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल का मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स में जब हम एक यूनिट की बात करते हैं। एक यूनिट, कोई भी एक इकोनॉमिक यूनिट, यूनिट में बी अ कंज्यूमर, मे बी अ सप्लायर, अ मैन्युफैक्चरर, अ फर्म, एक की बात करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है वर्ड इंडिविजुअल। जब हम डिमांड चैप्टर की बात करते हैं, जब हम डिमांड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कंज्यूमर की, एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में आप अपने आप को एक कंज्यूमर की तरह सोचना, आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम स्टडी करते हैं किसी एक यूनिट की तो हम बोलते हैं दैट इज़ इंडिविजुअल स्टडी। लेकिन जब हम वही स्टडी ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में करते हैं, ठीक है, ऑल यूनिट्स इन द इकोनॉमी, तो स्टडी को बोलते हैं मार्केट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मार्केट स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड? जब हम किसी एक कंज्यूमर की डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे, सो व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, ठीक है, हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं? एक कंज्यूमर की, विच अ कंज्यूमर is willing and able to purchase, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है, परचेज एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन जब हम यही स्टडी एक कंज्यूमर की जगह पर ऑल कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड is the quantity of a commodity which, आपको सिर्फ एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है? एक कंज्यूमर की जगह पर आपको वर्ड क्या यूज करना है? ऑल कंज्यूमर इन द इकोनॉमी, ऑल कंज्यूमर इन द इकोनॉमी और ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है, एबल टू परचेज एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो देयर इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड व्हेन वी स्टडीड अबाउट द डिमांड पैटर्न ऑफ अ कंज्यूमर, that is called individual demand, and we studied about the behavior of all consumer in the market, that is called market demand, right? अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे कि डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्टेड करते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज के नेचर को या उसके आउटकम को। फैक्टर्स अफेक्ट नेचर और आउटकम ऑफ एनीथिंग। ऐसे कोई भी चीजें, ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो किसी भी चीज के नेचर को या उसके आउटकम को इफेक्टेड करते हैं। जैसे आपके एग्जाम के मार्क्स, दैट इज आउटकम। आपके इतने टाइम की मेहनत का आउटकम क्या है? आपके मार्क्स हैं। अब आपके मार्क्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं? आपने कितना पढ़ा, कितना टाइम डिवोट किया, कितने डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ाई की। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे घर में किसी की मैरिज आ गई या आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स को इफेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो किसी भी चीज़ के नेचर को या उसके आउटकम को इफेक्टेड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बोल लीजिए, डिसाइडिंग फैक्टर्स बोल लीजिए। ठीक है ना। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्टेड करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेट द प्रोडक्ट इज एक्स। अब आप एक्स कुछ भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है पेप्सी। ठीक है ना, और इस पेप्सी को हम किससे शो कर रहे हैं? एक्स से शो कर रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि इस पेप्सी की डिमांड को, यानी हमारे दिए हुए प्रोडक्ट की, हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं ना, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं गिवन कमोडिटी, गिवन प्रोडक्ट, गिवन गुड। ठीक है, गिवन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गिवन कमोडिटी। तो हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? उसके डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं, डिमांड को प्रेजेंट करेंगे हम डी से, और प्रोडक्ट है हमारा एक्स, इसलिए हमने लिखा डी एक्स। डिमांड ऑफ एक्स को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले डिमांड को इफेक्टेड करने वाला फैक्टर कमोडिटी का खुद का प्राइस होता है, दैट इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पी एक्स इक्वल टू ओन प्राइस, खुद का प्राइस। ठीक है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेप्सी है, तो पेप्सी की डिमांड को कौन इफेक्टेड करेगा? पेप्सी की डिमांड को पेप्सी का प्राइस इफेक्टेड करेगा। मान लीजिए 10 रुपीज़ की बॉटल है और पेप्सी ने डिस्काउंट ऑफर किया कि आप 8 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, 9 रुपीज़ में। तो आप क्या करेंगे? प्राइस कम होता है, चीज़ें आपको सस्ती लगती हैं, तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा क्रिएट करते हैं, आप उसे ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, उनके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, तो हम उन्हें कम परचेज करते हैं, क्योंकि हमें अब वो चीज़ें महंगी लगती है, हम उन्हें कम खरीदते हैं, तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्टेड करता है वो उसका खुद का प्राइस होता है। ठीक है, अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाता है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या प्राइस को कम कर दिया जाता है तो जो लोग अभी तक उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी उसे परचेज करना शुरू करते हैं और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो फर्स्ट फैक्टर इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके अलावा मार्केट में प्रोडक्ट के कुछ सिमिलर प्रोडक्ट, कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे मैं पेप्सी की बात कर रही हूँ, तो मार्केट में पेप्सी इज कोल्ड ड्रिंक, मार्केट में कोल्ड ड्रिंक के और भी तो बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, लाइक मार्केट में कोका कोला है, थम्स अप है, ठीक है, या मार्केट में जूसेस भी हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं। इन सब को हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड प्रोडक्ट्स। रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो क्या पेप्सी के प्राइस को कोका कोला का प्राइस इफेक्टेड नहीं करेगा? पेप्सी की बॉटल 10 रुपीज़ की, कोका कोला की बॉटल भी 10 रुपीज़ की, लेकिन कोका कोला कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर दिया और अब वही बॉटल कितने की आ रही है?
8 रुपीज़ की आ रही है, तो क्या आप अब भी पेप्सी पियेंगे? आप कोका कोला नहीं पीना स्टार्ट कर लेंगे? देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो ये बोले कि नहीं, हम तो सिर्फ पेप्सी ही पियेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी दूसरे कोल्ड ड्रिंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उन एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि अगर 2 कोल्ड ड्रिंक है, दोनों सिमिलर टेस्ट में है, सिमिलर नेचर की है, और दूसरे का प्राइस अगर कम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसे परचेज करेंगे क्योंकि दोनों का टेस्ट सेम है। तो देखिए, प्राइस किसका चेंज हुआ? रिलेटेड कमोडिटी का। पेप्सी का खुद का प्राइस चेंज नहीं हुआ, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ, और उसकी वजह से मार्केट में कोक की डिमांड बढ़ जाएगी और पेप्सी की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या आपने पेप्सी के प्राइस को कुछ भी छेड़ा, कुछ भी किया कम या ज़्यादा? नहीं किया, लेकिन फिर भी पेप्सी की डिमांड कम हो गई। क्यों हुई? क्योंकि मार्केट में इससे रिलेटेड बहुत सारे गुड्स अवेलेबल हैं। अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आता है तो कहीं ना कहीं गिवन कमोडिटी की डिमांड में भी क्या आता है? चेंज आता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब गिवन कमोडिटी की डिमांड को सिर्फ उसका खुद का प्राइस अफेक्टेड नहीं करता, उसके अलावा जो मार्केट में उसके रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस भी क्या करता है? इफेक्टेड करता है। ठीक है, इसके अलावा हम आपकी पॉकेट मनी की बात करते हैं। ठीक है, अगर आपकी पॉकेट मनी को डबल कर दिया जाए तो आप नेट का रिचार्ज ज़्यादा करवाएंगे। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ एक मूवी देखने के लिए जाते थे मंथ में, आप हो सकता है कि 2 मूवीज़ देखने के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे? अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स डिमांड को इफेक्टेड करने वाला नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ओब्वियसली उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो क्या करता है? ज़्यादा परचेज करता है, मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है। और वैसे ही अगर कंज्यूमर्स की इनकम कम हो जाती है, उनकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो कम परचेज करते हैं। दैट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को कंज्यूमर की इनकम भी क्या करती है? अफेक्टेड करती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें वेदर। ठीक है, देखिए यहाँ PR का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, R फॉर रिलेटेड गुड, I फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, W फॉर वेदर, W फॉर वेदर। जैसे मैंने बोला कि समर है तो समर में AC की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, मैंने बोला विंटर्स है तो विंटर्स में ज़्यादातर लोग AC परचेज नहीं करते, वो लोग क्या परचेज करते हैं? वो गीज़र परचेज करते हैं, हीटर परचेज करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की डिमांड, अब जैसे मान लीजिए विंटर्स है तो विंटर्स में पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लोग पेप्सी पीने के बजाय कुछ हॉट पेज लाइक टी और कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेदर भी क्या करेगा? प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्टेड करेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, एन हमने यहाँ पर लिया है फॉर पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंज्यूमर गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, जो डिमांड को, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्टेड करते हैं। जब हम इन सारे फैक्टर्स को एक फंक्शनल फॉर्मूला में, एक फंक्शनल रिलेशनशिप में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप में? F is a function, is a mathematical symbol of functional relation, bracket open. All these are determinants of demand and this is not a complete list of determinants of demand. हम सारे के सारे लिस्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्टेड करते हैं, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट। ठीक है, टेस्ट मतलब अब मार्केट में मान लीजिए कि ट्राउज़र्स बहुत सारे अवेलेबल है लेकिन आपको तो जीन्स ही पहनना है, या मार्केट में शर्ट्स बहुत सस्ती मिल रही हैं लेकिन आपको तो टी शर्ट ही पहनना है। दैट इज़ योर टेस्ट, नेचर, टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर।
ठीक है, और गवर्नमेंट पॉलिसी, या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्टेड करते हैं। हम उनकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से हम डॉट का साइन लगा देते हैं। से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्टेड करते हैं और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, दिस फंक्शनल रिलेशन इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। This is called demand function. ठीक है, so what is the demand function? The demand function is a functional relation between demand and its determinants. ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे डिमांड के determinants हैं. These are determinants of demand. तो determinants और डिमांड के बीच का जो फंक्शनल रिलेशन है, दैट फंक्शनल रिलेशन इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन, राइट। तो डिमांड फंक्शन में देखो एक कंप्लीट लिस्ट नहीं बन सकती, क्योंकि डिमांड को इफेक्टेड करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसका साइन लगाते हैं, यहाँ पर हम डॉट लगाने के बाद में इसको क्लोज करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स, जो डिमांड फंक्शन के जो डिटर्मिनेंट्स हैं कि किस तरीके से डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। तो हम वन बाय वन इन सारे डिटर्मिनेंट्स की डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बात और, डिमांड फंक्शन में जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी हम इफेक्ट किसके ऊपर देख रहे हैं, हम डिमांड के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, किन चीज़ों का, इसको इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स का, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो इन डिटर्मिनेंट्स का डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, हम इसकी स्टडी करते हैं ना। तो डिमांड इज अ डिपेंडेंट फैक्टर, ठीक है। डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, फैक्टर की जगह हम वर्ड यूज करेंगे डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज हो सकती है, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। मेरे लिए एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, आपके लिए 2 हो सकती है। मेरे लिए डिमांड 4 यूनिट्स हो सकती है, आपके लिए 8 यूनिट हो सकती है। तो जिस भी आइटम की वैल्यू चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि पाई की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 3.14 22/7। मेरे लिए भी सेम वैल्यू है, आपके लिए भी सेम वैल्यू है। तो जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं डिमांड वेरिएबल की, जो इन सब चीज़ों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल दीज आर इफेक्ट डिमांड, these all are independent variables, independent variable। तो अगर आपको डिमांड फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को मैं नॉर्मली आपसे बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन, तो आप एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं डिमांड, तो हम किसका फंक्शन पढ़ेंगे, हम डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, राइट। तो दिस इज यूनिवर्सल डेफिनेशन कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशन है उसको शो करता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि ये सारे फैक्टर्स हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे कि ये किस तरीके से ये डिमांड को इफेक्टेड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी स्टडी करने से पहले समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी को अलग कर रहे हैं, ठीक है। मैं जब इसका इफेक्ट डिमांड पर पढ़ूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी ऑन डिमांड, ठीक है। गिवन कमोडिटी का प्राइस हमने अलग ले लिया है और रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको हम नाम दे रहे हैं अदर फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, अदर फैक्टर्स है, इनका ट्रीटमेंट हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के मैंने इस डिमांड फंक्शन में जितने भी डिटर्मिनेंट्स है ना, इनकी ग्रुपिंग कर ली है, इनको 2 ग्रुप में बांट दिया है। एक में डाल दिया है मैंने गिवन कमोडिटी के प्राइस को,
और दूसरे में बाकी सारे अदर फैक्टर्स को। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सारे फैक्टर्स की डिमांड पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करेंगे।